हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 10th प्रथम पाठ वास्तविक संख्याओं को समझने जा रहे हैं। चलिए, वास्तविक संख्याओं वो संख्याएं क्या थीं एक बार रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। ये संख्याओं के प्रकार हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो दैनिक जीवन में गिनती करने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 यहाँ से लेके अनंत तक ये संख्याएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के सेट में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो 0 1 2 3 से आगे अनंत तक जो जाने वाली संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्याओं का सेट है, जीरो फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब ये प्राकृतिक संख्याएं अपने ऋणात्मक चिन्हों के साथ भी आएंगी तो ये पूरा समुच्चय हमारा पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि 0 +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, +3 भी होगा, -3 भी होगा। इस प्रकार का जो ये समुच्चय होगा, जो सेट होगा, ये पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद आगे जो भिन्न संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं सम तथा विषम संख्याएं हैं, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत ही आ जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा सेट हमारे पास पूर्ण संख्याएं आया, पूर्ण संख्याओं से बड़ा सेट हमारे पास पूर्णांक आया। और फिर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q वास्तविक संख्याएं हैं और q जो हर की संख्या है, ये शून्य नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। हम ऑलरेडी क्लास 9th में इसको स्टडी कर चुके हैं। और जिन्हें हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर जो सेट बनाती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं की पहचान क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 4। 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 16 हमें मिलेगा, जो कि एक धनात्मक संख्या है। तो हम कह सकते हैं 4 एक वास्तविक संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3। जब -3 का वर्ग हम करेंगे तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 यानी +9। तो फिर हमें धनात्मक संख्या मिल रही है, तो यह भी एक वास्तविक संख्या होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √-2। जब √-2 का हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -2। √-2 का वर्ग करने पर हमें -2 प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, इनको हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या हो गई हमारे पास? सबसे आसान पहचान कि जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ये सभी की सभी काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, हमारा वास्तविक संख्याओं में जो पहला टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? एक यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये प्रमेयिका का मतलब है। और यहाँ पर मैंने भाग का एक स्टेप लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आती है उसे हम भाजक कहते हैं, यहाँ पर जो संख्या है उसे हम भागफल कहते हैं, यहाँ पर भाज्य कहते हैं, और जो यहाँ पर संख्या होगी ये शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण की हेल्प ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 21 और 5 दो धनात्मक संख्याएं मैंने ली हैं। यहाँ पर 21 की वैल्यू 5 से बड़ी है। मैं क्या करूँगा, 21 में भाग दूंगा मैं 5 का, तो ये 5 चौको 20, एक यहाँ पर
शेषफल बचा है। तो इसे मैं इस रूल से भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से मैं लिख सकता हूँ 21 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 1। जो 1 शेषफल है यहाँ पे, ये शेषफल का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? शेषफल हमारे पास न्यूनतम कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। तो यहाँ पर तो 1 आया हुआ है, तो यानी जब शेषफल कभी भी जो होगा ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर तो ये 0 से बड़ा है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर भाजक का मान 5 है, तो 1 की वैल्यू ऑलरेडी 5 से छोटी है। अब इस उदाहरण को मैं और जनरलाइज करता हूँ। मैं 21 और 5 की जगह में यहाँ पर ए और बी दो धनात्मक संख्याएं ले रहा हूँ। यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू मैं बी से बड़ी मान रहा हूँ। तो ए में मैं बी का भाग दूंगा और भाग देने पे माना भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आता है, बिल्कुल वही। यहाँ पे 21 में मैं 5 का भाग दे रहा था और 4 भागफल आ रहा था और यहाँ पर एक शेषफल आ रहा था। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये आर की जो वैल्यू है ये जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर भी हो सकती है और जो भाजक है बी इससे छोटी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें दो धनात्मक संख्याओं के लिए दो और धनात्मक पूर्णांक q और r प्राप्त हो इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि एक ऐसा रिलेशन हमारे पास बनता है। तो इसको हम ऐसे कथन के रूप में कह सकते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान रहती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ी तथा बराबर एवं b से छोटा है। एक बार फिर देखते हैं स्टेटमेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी जबकि b से छोटी होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देखेंगे। एल्गोरिथ्म में क्या होता है? एल्गोरिथ्म हम कहते हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विधि के विभिन्न चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दो धनात्मक पूर्णांकों का जब हमें मौसोपो निकालना होगा, मौसोपो यानी एचसीएफ जब हमें निकालना होगा, तो वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है और इसको हल करने के जो विभिन्न चरण हैं उनको हम विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इस एल्गोरिथ्म से हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ को, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर भी एक जनरल एग्जांपल लूँगा। मैं यहाँ पर दो संख्याएं लूँगा सी और डी। दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए मैंने सी और डी, और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि सी की वैल्यू डी से बड़ी है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा जो होगा होगा सी में मैं डी का भाग दूंगा, डी से भाग दूंगा और भाग देने पे माना जो भागफल है ये क्यू प्राप्त होता है और यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल आर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो विभाजन प्रमेय का हमने अभी देखी, तो हम इस सी को हम लिख सकते हैं डी क्यू प्लस आर के रूप में। और ये जो आर शेषफल है, यदि आर शेषफल की वैल्यू 0 यहाँ पे प्राप्त होती है तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि जो ये भाजक डी है, ये डी ऐसी स्थिति में
दोनों संख्याओं C और D का HCF होगा। ठीक है। और यदि R, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि R की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि R की वैल्यू 0 प्राप्त ना हो। अगर R की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगी, तब हम जो है स्टेप सेकंड में जाएंगे। और स्टेप सेकंड हमारा फिर क्या होगा कि इस R से हम जो है वापस फिर D में भाग देंगे R से। ऐसा हम करेंगे। और ऐसी स्थिति में माना Q1 हमें भागफल प्राप्त होता है और शेषफल R1 प्राप्त होता है। तो फिर विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस R1। फिर वही कंडीशन हम देखेंगे कि R1 जो शेषफल है अगर शून्य है, तो शून्य के होने पर जो है जो हमारा भाजक R है, यहाँ पर भाजक R है, ये R जो है दोनों संख्याओं का HCF होगा। और अगर जो है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि R1 शून्य ना हो, तो फिर वापस हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है ये प्रक्रिया हम तब तक अपनाते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। अब इस प्रश्न को हम जो है इस प्रमेय का इस एल्गोरिथम को हम जो है एक क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम उदाहरण की सहायता से इनको समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 420 तथा 130 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 420 है, 420 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को हम भाज्य संख्या बनाएंगे। और 130 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या यहाँ पर भाजक बनेगी। तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 420 में भाग देंगे 130 से। 130 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा पे, और शेषफल हमारा बचेगा 30। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो रिलेशन हमारा होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यानी 420 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 130 इंटू 3 प्लस 30। तो यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल हमारा क्या है यहाँ पे 30, और 30 की वैल्यू शून्य नहीं है। तो जब शून्य नहीं होगी तो हम अगले स्टेप की ओर जाएंगे। और अगला स्टेप हमारा है, तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 130 है, 130 में हम 30 से भाग देंगे। तो ये हुआ 120 और शेषफल यहाँ पर आया 10। तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल जो है क्या आया है 10 है, जो कि शून्य नहीं है। फिर हम मूव करेंगे, अगर शून्य नहीं होगा तो थर्ड स्टेप की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पर जो 30 है, जो अभी हमारा भाजक था सेकंड स्टेप में, उस भाजक में हम शेषफल 10 से भाग देंगे। तो 10 तिया 30। अब यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य आ गया। तो थर्ड स्टेप में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम देखेंगे, तो भाज्य 30 बराबर भाजक 10 गुणा शेषफल 3 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया है। और हमें पता है जिस समय शेषफल 0 आएगा तो उस पद का जो हमारा भाजक है ये HCF होगा।
अर्थात जो 420 और 130 है, इनका HCF, इनका HCF यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 10। अब अगर हमें इन दोनों का LCM भी निकालना है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा हुआ है, दो संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें जो है जब हमें LCM निकालना होगा तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का LCM इंटू HCF कितना है 10 बराबर पहली संख्या है 420 और दूसरी संख्या है 130। तो यहाँ से हमें LCM मिल जाएगा 420 टू 130 डिवाइड बाई 10। इसको हल करेंगे तो LCM भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से दो संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।